जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपके पेपर का नाम है मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका कल पेपर है 18 अप्रैल 2026 को। पेपर कोड है ECO 202F। ठीक है, आपको पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर एक साथ इसमें मिलने वाला है। अच्छा, इसमें 2024-25 सत्र का क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी जो 2023 और 2024 का क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने सॉल्व कराया था पिछले साल। वो कैसे कहाँ मिलेगा सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो लास्ट में बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। ठीक है, बाकी ये जो आपका क्लास रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे रिलेटेड कॉलेज हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, ये आपका पेपर का नाम रहने वाला है इकोनॉमिक्स बीए फोर्थ सेमेस्टर। पेपर कोड आपका चेंज हो गया है, ध्यान रखिएगा। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, पहले आपका 2 पेपर होता था, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपका एक ही पेपर होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। ठीक है ना, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी का प्राइमरी फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। ठीक है ना, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रा का आकस्मिक कार्य है। मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या होता है? तो आय का वितरण और साख का आधार। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और बेसिक ऑफ क्रेडिट दोनों। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर पूछा गया है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 लिखी गई थी। जेसी पंत के द्वारा, फुल्टन के द्वारा या कृष्णाइन, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये जो बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 ये लिखी गई थी जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। ठीक है ना, जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1936 में। ठीक है ना, तो इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मुद्रा का मूल्य बराबर होता है। मुद्रा का जो मूल्य है वो V = 1/P। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? तो इस कथन को JB से ने कहा था। ठीक है ना, JB से ने क्या कहा था? JB से ने कहा था कि पूर्ति जो होती है अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। ठीक है ना, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिशर के समीकरण में मुद्रा के मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। तो सक्रिय इसमें मुद्रा प्रभावित करती है एक्टिव मनी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है ना, और इसमें मैं बता दूं, देखिए फिशर के मात्रा सिद्धांत में यानी फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अनुसार सक्रिय मुद्रा क्या है? ठीक है, सक्रिय मुद्रा मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। और एक चीज़ याद रखना है, फिशर का समीकरण पूछा जाता है तो MV = ठीक है PT फिशर का समीकरण है। और यहाँ रखना है इरविन फिशन द्वारा प्रतिपादित विनिमय समीकरण है। ठीक है ना, फिशर का विनिमय समीकरण है। M क्या है? तो मुद्रा की मात्रा यानी सक्रिय रूप से चलन में जो मुद्रा होती है। V क्या है? तो आप जानते हैं वेलोसिटी यानी मुद्रा का चलन वेग है। P क्या है? P आपका औसत कीमत स्तर यानी प्राइस लेवल होता है। जो T है ये क्या है? व्यापार की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा होती है। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न है, नगद अधिशेष दृष्टिकोण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है आपका कैम्ब्रिज का दृष्टिकोण, नगद अधिशेष दृष्टिकोण। ठीक है ना, कैश बैलेंस अप्रोच क्या कहलाएगा? आपका कैम्ब्रिज का दृष्टिकोण। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आपसे पूछा गया है कि कैम्ब्रिज समीकरण में पीगू का समीकरण कहलाता है। पीगू का समीकरण याद रखेंगे, P = KR/M। ठीक है, तो इसमें कैम्ब्रिज का समीकरण किस प्रकार से है? तो C+H (1 - C)(1). ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8वें का। इतना जरूर याद रखिएगा कैम्ब्रिज का पीगू का समीकरण। ठीक है ना, यह आगे काम आएगा, हो सकता है एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए। 9 नंबर प्रश्न है कि तरलता अधिमान एक सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? मुद्रा के लिए मांग का सिद्धांत है, डिमांड फॉर मनी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, दीर्घकाल में फिलिप्स
वक्र का आकार है, दीर्घकाल में जो फिलिप्स वक्र का आकार है वह लंबीय होता है, ठीक है ना, क्या होता है, वर्टिकल होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, सस्ती मुद्रा नीति का सर्वप्रथम समर्थन किया था। सस्ती मुद्रा नीति का सबसे पहले जो समर्थन है वो प्रोफेसर किन्स के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, स्फीतिक अंतराल की अवधारणा दी गई थी। स्फीतिक अंतराल की अवधारणा प्रोफेसर किन्स के द्वारा दी गई है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट हो क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। स्फीतिक अंतराल की अवधारणा प्रोफेसर किन्स के द्वारा दी गई है। चले 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वास्तविक शेष प्रभाव सम्मिलित किया गया था। वास्तविक शेष प्रभाव आपका एससी पीगू के द्वारा सम्मिलित किया गया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। इसमें कुछ मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे लेक्चर को। देखें, वास्तविक शेष प्रभाव यानी रियल बैलेंस इफेक्ट का प्रतिपादन मुख्य रूप से एससी पीगू के द्वारा किया गया था, ठीक है, जिसे पीगू प्रभाव के नाम से जाना जाता है। पीगू प्रभाव के नाम से किसे जाना जाता है, वास्तविक शेष प्रभाव को, ठीक है ना। तो जो पीगू जी हैं, इन्होंने 1943 में द क्लासिकल स्टेशनरी स्टेट लेख में वास्तविक शेष और उपभोग के बीच संबंध को प्रस्तावित किया था, ठीक है ना। इसे पीगू प्रभाव या वास्तविक शेष प्रभाव के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, बाद में एक और इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था डॉन पैनिक, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, डॉन पैटी, ठीक है ना, डॉन पैटिनकिन। जो डॉन पैटिनकिन थे, इन्होंने 1948 में पीगू शब्द प्रभाव को लोकप्रिय बनाया और इसे व्यापक अर्थ यानी वास्तविक मुद्रा शेष में परिवर्तन के सभी संभावित प्रभाव में प्रयुक्त किया, जिसे बाद में पीगो प्रभाव संकीर्ण अर्थ लेवल उपभोग पर प्रभाव से अलग समझा गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ज़्यादा खतरनाक है, मुद्रास्फीति, अवस्फीति या फिर स्फीति युक्त गतिहीनता। तो इसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक स्फीति युक्त गतिहीनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नगद आरक्षित अनुपात को कम करता है तो इसके क्रेडिट निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें वृद्धि होगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, बैंक दर निर्धारित होती है। बैंक का जो दर है वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 16 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, मुद्रा की पूर्ति की संकल्पना में M1 कहलाती है। जो M1 है वो संकुचित मुद्रा कहलाती है, नैरो मनी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। इसमें मैं और कुछ बता दे रहा हूँ, M1 क्या कहलाती है, आपका संकुचित मुद्रा कहलाती है, नैरो मनी, ठीक है। इसमें संकीर्ण मुद्रा हो गया, ठीक है ना, M1 संकीर्ण मुद्रा यानी संकुचित मुद्रा या नैरो मनी। इसमें जो M2 होते हैं वो क्या होते हैं, डाकघर बचत बैंकों में जमा की गई जो बचत राशि होती है वो M2 होती है। जो M3 है वो क्या है, ब्रांड मनी इसे कहा जाता है, M3 को। M4 को क्या कहा जाता है, M4 को कुल मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। ये याद रखिएगा, M1 M2 M3 और M4। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, विस्तृत मुद्रा कहलाती है ब्रॉड मनी इज कॉल्ड। तो ब्रॉड मनी किसे कहा जाता है, M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। सी में दिया है, तो सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर ग्रेटर देन आप देखेंगे M1 M2 M3 M4, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की सावधि जमा कहलाती है। तो यह आपका M3 कहलाती है, यानी ब्रॉड मनी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, साक्ष्य सृजन प्रक्रिया है। साक्ष्य सृजन किसकी प्रक्रिया है, कमर्शियल बैंक की प्रक्रिया है साक्ष्य सृजन, ठीक है ना। क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ कमर्शियल बैंक। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बैंक है, मिल्टन फ्रीडमैन संबंधित है। मिल्टन फ्रीडमैन किससे संबंधित है, तो यह शिकागो स्कूल से संबंधित है, मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। मिल्टन फ्रीडमैन शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह 20वीं सदी के उत्तरार्ध में मौद्रिकवाद के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक थे। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में लंबे समय तक काम किया था, ठीक है ना। उन्हें 1976 में, इसे याद रखिएगा, 1976 में उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे,
मिल्टन फ्रीडमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। यदि डेल्टा डी इक्वल टू 1000 तथा लेमडा इक्वल टू 10% हो तो साक्स रीजन होगा, तो इसका राइट आंसर है 9000, ठीक है। बाकी इसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, साक्स रीजन की विधियाँ हैं, साक्स रीजन, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे क्या कर रहा है, मेथड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, साक्स रीजन की विधियाँ हैं, बैंक दर यानी बैंक रेट और CRR, ठीक है ना। ये दोनों क्या हैं आपके, तो ये दोनों आपके साक्स रीजन की विधियाँ हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि फिशर के समीकरण में मूल्य स्तर P तथा प्रचलन में मुद्रा की मात्रा M के मध्य कैसा संबंध पाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, धनात्मक और अनुपातिक संबंध पाया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शाख निर्माण का क्या प्रभाव होता है। शाख निर्माण से क्या प्रभाव होता है, अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, पूछा गया है कि रेपो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। रेपो जो सुविधा है ये किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, RBI के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 27 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, हिल्टन यंग कमीशन संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो ये आपका संबंधित है केंद्रीय बैंक की स्थापना से, ठीक है ना। कैसे देखें, हिल्टन यंग कमीशन ये 1926 में आया था, ठीक है। मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से ये संबंधित है, हिल्टन यंग कमीशन। अच्छा सर, तो केंद्रीय बैंक की स्थापना से कैसे संबंधित है ये, तो इस आयोग ने भारत में मुद्रा और वित्त के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय बैंक की सिफारिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई, ठीक है ना। क्या कह रहा है, इस आयोग ने भारत में मुद्रा और वित्त प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय बैंक की सिफारिश की थी, ठीक है ना। केंद्रीय बैंक की स्थापना से संबंधित है, केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी, इसके तहत RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी RBI की, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है क्या, चले, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, देखें, सूचकांक कहलाते हैं, सूचकांक आपके आर्थिक प्रगति के बैरोमीटर होते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड, ठीक है ना, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, मुद्रा की पूर्ति है, मनी सप्लाई इज ए, मुद्रा की आपूर्ति क्या है, तो स्टॉक संकल्पना होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, नगद कोष अनुपात निर्धारित होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है ना। नगद कोष अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो निर्धारित होता है किसके द्वारा, तो RBI के द्वारा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, प्रति माह 50% से अधिक की मुद्रा स्फीति को कहा जाता है, तो अति मुद्रा स्फीति कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच संबंध होता है, तो इनके बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस अर्थशास्त्री से संबंधित है। तो यह जो स्टेटमेंट दिया था ग्रेसम ने दिया था, इन्होंने कहा था कि जो बुरी मुद्रा होती है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण मान की विशेषता नहीं है, तो इसमें देखिए स्वर्ण मान की विशेषता है चलन में स्वर्ण की मुद्रा, स्वतंत्र सिक्का ढलाई, ये भी है, असीमित विधिग्राह्य, ये भी हो जाएगा, वास्तविक मूल्य जो होता है अंकित मूल्य से अधिक होता है, ये आपका क्या है, ये स्वर्ण मान की विशेषता नहीं है, ठीक है। स्वर्ण मुद्रा मान क्या होता है, तो सोने के सिक्के सीधे चलन में होते हैं। स्वर्ण पाठ मान क्या होता है, तो मुद्रा के बदले सोने की सिल्लियाँ दी जाती हैं स्वर्ण पाठ मान में। स्वर्ण विनिमय मान क्या होता है, तो स्वर्ण विनिमय मान घरेलू मुद्रा को किसी विदेशी मुद्रा में बदला जाता है जो स्वर्ण से जुड़ी होती है, यानी सोने से जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करता है, तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है, RBI, बी ऑप्शन राइट है 36 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 37 है, साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या है,
तो ये सभी हैं वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन साख नियंत्रण का चयनात्मक यानी गुणात्मक उपाय है? तो इसमें गुणात्मक उपाय है साख की राशनिंग। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करती है? तो नोट का निर्गमन करता है, समाशोधन गृह का कार्य करता है और साख का नियंत्रण भी करता है। जनता से जमा प्राप्त करना ये आपका केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में पीगू द्वारा दिया गया समीकरण निम्नलिखित में से कौन है? अभी मैंने ऊपर बताया था, क्या बताया था आपको? P = KR/M। ठीक है, ये आपके पीगू के समीकरण को आपको याद रखना है। तो P = KR/M, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 1980 में कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों का 1980 में, ठीक है, व्यापारिक बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है, भारत में लीड बैंक योजना कब शुरू किया गया था? भारत में क्या करा है? लीड बैंक योजना। ठीक है, ये कब शुरू किया गया था? 1969 में लीड बैंक योजना शुरू की गई। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक बैंक है? व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक क्या है आपका? व्यावसायिक बैंक है, ठीक है ना, कमर्शियल बैंक। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य होता है ऋण देना तथा जमा स्वीकार करना, प्रोवाइडिंग लोन एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया है, मांग प्रेरित स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है ना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज एक्यूरेट। तो ये जो उत्पन्न होती है मांग प्रेरित स्थिति, ये आपका उत्पन्न होती है जब मौद्रिक आय बढ़ने लगता है, यानी जब मौद्रिक आय क्या होता है, बढ़ने लगता है, तो मांग प्रेरित स्थिति उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है, निम्नलिखित किस स्थिति में बेरोजगारी का स्तर ऊंचा होता है? तो देखिए निस्पंदन स्थिति में, ठीक है, निस्पंदन स्थिति में क्या होता है, बेरोजगारी का जो स्तर होता है वो ऊंचा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के M2 में सम्मिलित होते हैं, कौन सम्मिलित होते हैं? M1 डाकघरों में बचत जमाएं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब चले मैं आपको बता दें, अभी इसमें 3 क्वेश्चन बचा है, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कहाँ से जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है और 2024 का क्वेश्चन पेपर है वो आपको कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। या YouTube पर आप सर्च करेंगे BA सेमेस्टर वाला, वहाँ से आप चैनल में चले जाइएगा, या तो फिर इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, ठीक है, लिंक पर क्लिक करके आप ये सारी क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक क्लास यहाँ पर है, एक क्लास यहाँ पर, 2 क्लास हो गए, और मैंने सिलेबस भी आपका डिस्कस किया था। अब यहाँ देखेंगे ये 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा और ये 2024 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। आज आप जो देख रहे हैं वो 2025 का क्वेश्चन पेपर है, यानी 23, 24 और 25 पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर हो गया। अगर आपको कहीं भी क्लास नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम के बाद आप लोग सुनते नहीं हैं, क्वेश्चन पेपर बहुत ही कम बच्चे भेजते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है पेपर जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है क्लास तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे कि सर हमको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सेंड कर दीजिएगा, या तो सर आप हमें ये जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दीजिए, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है ना। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधार वर्ष का निर्देशांक सदैव रहता है, तो यह 100 रहता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर है, जिस मुद्रा को भुगतान के लिए अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़े उसे कहते हैं, तो विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, BA सेमेस्टर वाला को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही मेहनत करता है BA सेमेस्टर वाला आप सभी बच्चों के लिए।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रमाणिक सिक्के के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रमाणिक सिक्के के संदर्भ में सही विकल्प का हमें चुनाव करना है, तो अंकित मूल्य जो होता है वो धात्विक मूल्य के बराबर होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।